नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में हमने आपको छायावाद के विषय में बताया था कि छायावाद की समय सीमा क्या है और छायावाद की जो प्रवृत्तियां हैं वो क्या है, कौन कौन से प्रमुख कवि हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। पिछली क्लासों में भी हमने आधुनिक काल के अंतर्गत जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा या भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर दिया गया नाम जो पुनर्जागरण का था, भारतेंदु युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर युग का नाम रखा गया द्विवेदी युग, जिसका दूसरा नाम है जागरण सुधार काल। इसके पश्चात में छायावाद। तो इन तीनों युगों की जो सामान्य प्रवृत्तियां थीं, उनके जो प्रमुख कवि थे और उनकी प्रमुख जो रचनाएं थीं, उसके विषय में पिछली क्लास में चर्चा की गई थी। ठीक, तो आपका जो इतिहास के जो अंतर्गत जो प्रश्न बनते हैं उनके विषय में चर्चा हो चुकी है। अब आपका जो पाठ्यक्रम में आपके प्रमुख कवि हैं, जैसे मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, ये आपके मूल पाठ के कवि हैं। इनके द्वारा रचित काव्य रचनाओं की व्याख्या आपको पढ़नी है। उससे संबंधित जो भी कुछ अति लघु या लघुत्तरी प्रश्न बनते हैं वो पढ़ने हैं आपको। ठीक, तो सबसे पहले कवि हैं जो द्विवेदी युग के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग में इनका नाम बहुत ही ऊंचा है। तो आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय के विषय में चर्चा करेंगे, या कह लीजिए यूं कि मैथिली शरण के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर चर्चा करेंगे कि मैथिली शरण गुप्त का जो जीवन परिचय, कहाँ जन्म हुआ, किस स्थान पर है, इस तरह से इनके पिता का क्या नाम था, इस तरह से कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग के नाम से चिन्हित जो आधुनिक युग का द्वितीय कालखंड था, उन कवियों में, उनके कवियों में मैथिली शरण गुप्त का सबसे ऊंचा स्थान है या सर्वोपरि स्थान है। ठीक, काव्य के क्षेत्र में उन्हें महावीर प्रसाद द्विवेदी के सर्वप्रमुख जो अनुयायियों के रूप में माना जाता है कि काव्य के क्षेत्र में मैथिली शरण गुप्त किसके अनुयायी थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के। यानी मैथिली शरण गुप्त के जो साहित्यिक गुरु थे वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में कि मैथिली शरण गुप्त ने अपना साहित्यिक गुरु किसे माना? तो साहित्यिक गुरु किसे माना? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को। ठीक, इसके पश्चात में कि जो द्विवेदी युग में जो एक पत्रिका प्रकाशित हुई थी, सरस्वती। कौन पत्रिका? सरस्वती। इसके सन 1903 से 1920 तक, यानी 17 वर्षों तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन कार्य संभाला था। ठीक, तो इस द्विवेदी युग की सरस्वती पत्रिका में उनकी, मतलब किसकी? मैथिली शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना सन 1906 में प्रकाशित हुई।
मैथिली शरण गुप्त की जो प्रथम रचना थी वो सरस्वती पत्रिका में सर्वप्रथम 1906 को प्रकाशित हुई थी। ठीक है। उनकी कविताओं में जो पिरोई गई राष्ट्रीय भावना है, किसकी? मैथिली शरण गुप्त की कविताओं में राष्ट्रीयता की भावना बहुत अधिक है, यानी उन्होंने राष्ट्र प्रेम सबसे प्रमुख समझा है। तो इस कारण से, मतलब उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना होने के कारण से, या इसको देख करके जो महात्मा गांधी थे उन्होंने क्या किया है? महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की संज्ञा प्रदान की। किसकी? राष्ट्र कवि की। हिंदी साहित्य जगत में मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि हिंदी साहित्य जगत में राष्ट्र कवि के नाम से कौन सा कवि जाना जाता है? 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, उसमें से एक सही होगा। या पूछ लिया जाता है कि मैथिली शरण गुप्त का उपनाम क्या है, तो राष्ट्र कवि। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी राज्यसभा के सदस्य भी रहे। राज्यसभा के सदस्य, संसद की 2 सदनें होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा आपकी निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। तो मैथिली शरण गुप्त या कहिए राज्यसभा के सदस्य थे, या यूं कह सकते हैं कि मैथिली शरण गुप्त संसद के उच्च सदन के सदस्य थे, यानी सांसद भी रह चुके हैं। ठीक है। फिर आता है कि इनका जन्म कब हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में, सन 1886 में झांसी के चिरगांव नामक गांव में हुआ था। चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। ठीक। इनके पिता का क्या नाम था? पिता का नाम था सेठ रामचरण दास। जो इनके पिता थे वो भी बहुत ही साहित्य प्रेमी थे। इन्होंने भी साहित्य जगत में कुछ रचनाएं की हैं, कुछ काव्य लिखे हैं। तो सेठ रामचरण दास जो थे वो कनक लता उपनाम से काव्य रचना करते थे। किस नाम से? कनक लता। ठीक है। ये हो गया आपका मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय या व्यक्तित्व कह लीजिए। इसके पश्चात में आपका आता है कि मैथिली शरण गुप्त का कृतित्व। कृतित्व मतलब जो इनका रचना संसार है वो कैसा है। देखिए, प्रमुख रचनाएं देखिए कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। साकेत, रंग में भंग, क्या? साकेत, रंग में भंग, जयद्रथ, बद्र, भारत भारती, ठीक है, पंचवटी, विष्णु प्रिया है, और
यशोधरा, यशोधरा, द्वापर और जय भारत। ठीक, ये प्रमुख प्रमुख रचनाएं। इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं। कौन कौन सी? देखिए, किसान, हिडिंबा हैं, और पृथ्वी पुत्र। ठीक, इसके पश्चात में कुछ इन्होंने गीत नाट्य भी लिखे। क्या? गीत नाट्य। देखिए, गीत नाट्य के अंतर्गत हैं अनघ, तिलोत्तमा और चंद्रहास। ठीक है, तो ये इनका कृतित्व हो गया, मतलब इनका रचना संसार हो गया। मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो साकेत महाकाव्य लिखा गया, या जो मैथिली शरण गुप्त को साकेत रचना की जो मूल प्रेरणा थी, वो उनके जो साहित्यिक गुरु थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक लेख था। क्या? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, उर्मिला विषयक उदासीनता, ये इनका लेख था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो इसी से मैथिली शरण गुप्त को साकेत महाकाव्य लिखने की मूल प्रेरणा मिली। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत जो काव्य है, इसको जनवादी काव्य की संज्ञा लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा कि साकेत महाकाव्य एक जनवादी काव्य है। ठीक, या जनवादी काव्य की संज्ञा दी। तो इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत को जनवादी काव्य किस विद्वान ने माना है? तो किसने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक, तो ये हो गया आपका मैथिली शरण गुप्त के विषय में। इसके पश्चात में जो मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है साकेत, ये आपके पाठ्यक्रम में है। साकेत का अष्टम सर्ग। ठीक, इसके विषय में भी थोड़ा जान लेते हैं कि कुछ लोग साकेत को राम कथा मान लेते हैं। क्या? कि साकेत में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा है, लेकिन वास्तविकता में साकेत में राम कथा है ही नहीं। साकेत में राम कथा नहीं है। इसमें मूल रूप से वह जो प्रधान कथा है वो किसकी है? उर्मिला और लक्ष्मण के जीवन की कथा है। ठीक, चित्रकूट का जो सारा प्रसंग है, सभा का संपूर्ण प्रसंग कवि की जो वर्णन कुशलता का परिचायक है कि किसने कितने कुशल ढंग से मैथिली शरण गुप्त ने साकेत के माध्यम से लक्ष्मण और उर्मिला के संवादों को व्यक्त किया है। अष्टम सर्ग के अंत में साकेत का अष्टम सर्ग आपके पाठ्यक्रम में। साकेत में वैसे कितने 12 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 12।
जिसमें से आपको 8वां सर्ग पढ़ना है, 8वें सर्ग की व्याख्या आपको पढ़नी है। ठीक, तो साकेत के अष्टम सर्ग के अंत में मैथिली शरण गुप्त जी ने लक्ष्मण और उर्मिला की भेंट कराई है। मतलब उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से लक्ष्मण और उर्मिला की भेंट कराई है। लक्ष्मण को कोणस्थ, लक्ष्मण ने क्या, लक्ष्मण को कोणस्थ मतलब कहीं पर कोने में उर्मिला की जरा सी झलक दिखाई दी, जरा से भी उनकी नजर उन पर पड़ी तो क्षण भर वो पहचान भी नहीं सके। कौन? लक्ष्मण उर्मिला को देखा तो हल्की सी झलक, लेकिन वो पहचान नहीं सके। ठीक, तो दोनों का ये जो मिलन था वो चाहे क्षण भर के लिए हो, मात्र 1 सेकंड पल भर के लिए हो, हैं, या पल भर के लिए ही रहा हो उनका जो मिलन था, लेकिन उनके जीवन दर्शन को ये मिलन व्यक्त कर देता है। ठीक, तो इस तरह की साकेत के अष्टम सर्ग में लक्ष्मण और उर्मिला के विषय का संवाद व्यक्त किया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपको बताया मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय या मैथिली शरण गुप्त के कृतित्व और व्यक्तित्व के विषय में। ठीक, तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। अगली क्लास में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो साकेत महाकाव्य है उसके अष्टम सर्ग के अंतर्गत जो व्याख्या है उस व्याख्या पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। धन्यवाद।